सकते कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। दोस्तों नमस्कार। अक्सर आप देखते हैं कि हमारे समाज में लगातार ऐसी भ्रांतियां फैली हुई होती हैं जिसके कारण एक पेशेंट या एक मरीज को सही इलाज नहीं मिल पाता है। कई सिम्टम जो होते हैं, कई प्रकार के उदाहरण आप देखते हैं। किसी का गला दब रहा होता है, कोई कहता है इनको भूत पकड़ लिया है, कोई कहता है सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई कहता है कि इसमें इनको एक दूसरा व्यवहार किया, आवाज बदल के बात कर रहे हैं। तमाम ऐसी दिक्कतें लोग बताते हैं और तमाम तंत्र मंत्र और जो है झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं और पेशेंट को सही इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाने माने मनोचिकित्सक श्री निखिल नैयर जी, जो कि शारदा हॉस्पिटल में लगातार पेशेंट को देख रहे हैं और प्राइवेट भी मतलब जो है वैसे भी दिल्ली और नोएडा में लोगों को देख रहे हैं। ऐसे में हम बात करेंगे। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी, ऐसे जरूरी मुद्दों पे बात करने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी, अगर मैं बात करूं, मैं कोविड के बाद से ही बात करूंगा। पहले भी हमारे समाज में ऐसी चीजें होती आई हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि लगातार लोग समाज में हम आप देखते हैं कि आप खैर मिलते ही रहते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है कि भूत पकड़ लिया है, बेहोश हो जाता है कोई शख्स या महिला या पुरुष, या कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, या कहते हैं कि इनकी आवाज बदल गई, इनके अंदर शक्तियां बहुत ज्यादा आ गई, या तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिससे जो समाज हमारा है, समाज के खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो ऐसे जी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली चीज ये है क्या जिस चीज को मैं आपसे अभी बता रहा जी जी ये जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी कॉमन है। शहर के लोग हो, ग्रामीण के लोग हो, हम लोग अपनी ओपीडी में, अपने हॉस्पिटल में कई बार डेली ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट इस तरीके के आते हैं। तो अगर हम टेक्निकल टर्म में कहें जाए तो मेडिकल टर्म्स में इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ये जी। एक कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर होता है, इसमें तरह तरीके जी के होते हैं। जैसे आपने उदाहरण दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसेंड पोजीशन डिसऑर्डर। जी। जैसा कि नाम है, इसमें इस तरीके से होता है कि इंसान की आत्मा को वश में कर लिया, शरीर में भूत आ गया, जी। ऊपरी साया है। जी। अन्य लक्षण हो सकते हैं जैसे घंटों भर बेहोश रहना, घंटों भर दांत दबाए रखना, और इंसान इसमें अलग अलग तरीके से बिहेवियर कर सकता है, जैसे शरीर का हिलना, अजीब तरीके से हाथ हिलाना, अजीब तरीके से आवाज निकालना, जो कि परिवार वालों के लिए देखने में थोड़ा डरावना या भयानक दिखता है, और जी, उनको समझ जाहिर सी नहीं बात। आता ये क्या दिक्कत है या फिर ये किस तरीके की समस्या है। जी। दूसरा इसका एक फॉर्म हो सकता है डिसोसिएटिव एमनीजिया, यानी कि कोई किसी व्यक्ति ने अगर बहुत मेजर स्ट्रेस फेस किया है तो वो अचानक जी। अब याददाश्त खोने लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ सीरियल्स में, मूवीज में, कि कोई बाढ़ में बह गया या किसी के घर में आग लग गई या कोई एक्सीडेंट का किसी ने फेस किया, उसके बाद वो हॉस्पिटल में जब वो उठता है तो वो ये कहता है मैं कहाँ पे हूँ, मैं मेरा नाम क्या है। तो ये डिसोसिएटिव जी। एमनीजिया होता है, यानी किसी ने बड़ा मेजर एकदम से स्ट्रेस महसूस किया है। तीसरा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी, यानी इंसान अपने आप का नाम दूसरा बताता है, दूसरे इंसान की तरह बिहेव करता है। इसे आम भाषा में या लेमन लैंग्वेज में मल्टीपल पर्सनैलिटी भी आप सुनते हैं। या फिर जी। डिसोसिएटिव फ्यूग, यानी इंसान दूसरी जगह पे रहना शुरू कर देता है, और जो उसका जहाँ पे उसका निवास होता है, जहाँ उसके लोग रिश्तेदार होते हैं, उससे दूर जाके एक अलग तरीके से रहने लगता है। तो एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, इसमें जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, अक्सर पाया भी जाता है, जो ट्रांसेंड पोजीशन वाला है, यानी कि जो भूत पकड़ लिया, आत्मा आ गई और वो आत्मा आपसे कुछ करवाना चाहती है, कुछ पुराने दुर्कर्म है जिसकी वजह से वो उस चीज का बदला लेने आई है। वो अलग अलग तरीके की भ्रांतियां इसमें थोड़ा निखिल जी, मैं एक चीज इसमें समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे। एक होता है जैसे कोई बोल देता है आवाज बदली हुई आती है और कहते हैं कि हैं। बहुत शक्ति की एनर्जी का एहसास होता है, और जी एक होता है जिसमें आदमी एक डरा हुआ महसूस करता है, डर लगता है उसको। ऐसा कुछ लगता जी है कि उसके साथ घटना ना हो जाए, या वो बीमार ना है, बीमार महसूस करता है अपने आप को। क्या ये जी दोनों चीजें सेम एक पेशेंट को हो सकती हैं? जी देखिए, ये जो पहला सेट ऑफ सिम्टम्स है ये तो जैसे मैंने बताया डिसोसिएटिव के। जो दूसरा जी। सेट ऑफ सिम्टम्स है, ये इसको हम बोलते हैं एंजाइटी। जी।
एंजाइटी एक तरीके का होता है कि पूरे दिन इंसान चिंतित रहता है, बेचैन रहता है, उसे डर लगता रहता है कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जी मेरे को शारीरिक रूप से कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, फैमिली को कौन जी देखेगा, ये एंजाइटी होती है। कई बार जी किसी लोगों को सिर्फ डिसोसिएटिव हो सकता है या सिर्फ एंजाइटी हो सकती है, या दोनों एक इंसान में भी ये पाया जा सकता जी निखिल जी, अभी एक उदाहरण के तौर पे हमने कुछ रिसर्च कर रहा था, इसमें पता चला एक महिला थी और जिसका पेट, उसको महसूस होता था कि पेट फूला हुआ है। काफी है। समय तक वो ट्रीटमेंट हुआ, जांच हुई और बाद में ये जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर निकल के आया सामने। तो जी कहीं ना कहीं घर परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे आप इससे? कारण और लक्षण के बारे में और आने वाले उपाय के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन पहला अगर डिसीजन, जो पहला कदम होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति या महिला या पुरुष जब बीमार होता है तो पहला जो एक स्टेप होता है परिवार का, वो डाइवर्ट हो जाता है जहां पे उसको दिखाना चाहिए मनोचिकित्सक को, वहां ना जाकर वो झाड़ फूक और ओझा और इनके लोगों के पास चले जाने लगते हैं। तो जी ऐसे में पैसे पेशेंट को मतलब घर वाले को क्या समझना चाहिए कि डॉक्टर के पास ज्यादा जरूरी है, और आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो डॉक्टर के पास ना जाकर सीधे चले जाते हैं झाड़ फूक करा? जी। देखिए, जैसे एक एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें, इसमें अगर ब्रॉडली एक अम्ब्रेला टर्म देखें एंजाइटी डिसऑर्डर का, तो उसमें ये हम्म अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर है। जैसा कि आपने हम्म जो जिस महिला का एग्जांपल लिया, तो एक इसी तरीके से सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है, यानी कि इंसान को शारीरिक रूप से कोई मेजर समस्या नहीं होती, लेकिन वो कई मानसिक स्ट्रेस के कारण उसको शारीरिक लक्षण महसूस होते हैं। तो हम्म उसी उसी वजह से पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर जाता है, अपना जांच भी कराता है, उसमें कुछ खास नहीं मिलता, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, तो वो हम्म फिर वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के हम पर पहुंचता है कि कुछ लक्षण नहीं आ रहे, या फिर हम्म टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, बट मेरे को तकलीफ अभी भी हो रही है। तो ये भी एक हम्म स्ट्रेस का एक्सप्रेशन होता है। अब हम्म क्या होता है कि अधिकतर, जैसे ज्यादातर लोग टेस्ट कराते हैं, जब उसमें नॉर्मल आता है तो उनको लगता है कि ये तो कुछ ऊपरी साया होगा, और हम्म बजाय इसके कि इसका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो एक साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास है, वो ऊपरी हम्म साया के सोच में, चाहे वो परिवार वालों की सलाह हो, आस पड़ोस की सलाह हो, वो एक बार जी जब उस चीज के अंदर ट्रैप में फंस जाते हैं, चले तो फिर जाते वो हैं। इलाज चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और उसका कुछ भी निदान होता नहीं है। परिवार तो वाले मेरा इसी आस में रहते हैं। जी। कि शायद ये वो जब इंसान भला तकलीफ हो। में हो तो उसको जैसी सलाह मिल जाए वो उस तरफ जाने लग जाता है। जाहिर तो जाहिर सी वो बात। एक, जी। दूसरा, तीसरा, चौथा वहां पे जाता है, जबकि इसका ये जो प्रॉब्लम है एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, चाहे वो डिसोसिएटिव हो, चाहे सोमैटोफोम हो, इसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट में पूरे तरीके से मैनेज हो जाता है। अच्छा, निखिल जी, मैं जानना चाहूंगा, एक तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो आप बोल रहे हैं, उसके अलावा कन्वर्जन डिसऑर्डर, क्या दोनों के सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, या एक व्यक्ति को दोनों चीजें सेम तरीके से हो सकती है, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं होगा, दोनों बीमारियां एक ही हो सकती हैं एक व्यक्ति को? देखिए, जी, डिसोसिएटिव जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा टर्म है, एक न्यूरो जी अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर ट्रांसपोजिशन, एमनेजिया, आइडेंटिटी फ्यूग अलग अलग तरीके से आते हैं। कन्वर्जन उसका एक हिस्सा है। जी। तो कन्वर्जन एक आप मान सकते हैं कि डिसोसिएटिव एक बड़ी एंटिटी होगी, कन्वर्जन उसी का एक टाइप है। ये मैं बात इसलिए निखिल निखिल जी कर रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन के ही मुद्दे पे भी मैंने एक रिसर्च किया था कि बागेश्वर उत्तराखंड में एक जगह थी जहां पे लगभग 8 से 10 बच्चे स्कूल के एक एक चिल्लाने लगते हैं और डर जी सा उनको लगने लगता है, और ये मुद्दा काफी वायरल भी होता है। तो लोग जी समझते हैं भूत पकड़ लिया, या ये बहुत बड़ा हाँ, टॉपिक है इसी मुद्दे पे, और जी उस चक्कर में वो वीडियो वायरल होता है, जबकि जी उससे इतर वहां पे ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। आप मानते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव था? जी, बिल्कुल। अगर हम इसे आम भाषा में देखें तो पुराने एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी जिसे मास हिस्टेरिया बोलते थे, यानी जी एक साथ पूरे पूरे ग्रुप के अंदर एक जैसे लक्षण दिखने लग गए। तो जी ये जो मास हिस्टेरिया होता है, ये भी डिसोसिएटिव का ही एक हिस्सा है, और ये पूरे तरीके से, चाहे वो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक, यानी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक उपाय से इसका इलाज किया जा सकता है। देखिए, मतलब। मैं थोड़ा इस पे बताना चाहूंगा कि ये होता क्यों है और क्यों जी डॉक्टर का इलाज से ठीक हो सकता है। देखिए, इसका जो सर, हाँ, मेन वो कारण, कारण, कारण ही जी, कारण ही जी मुख्यतः जी कारण क्या है? जी, देखिए, इसका जो कारण डिसऑर्डर्स का रहता है, कहीं ना कहीं जो प्राइम रहता है वो एक ट्रॉमा या स्ट्रेस। ट्रॉमा चाहे वो किसी भी रूप में हो, बचपन का ट्रॉमा हो, किसी तरीके से
उत्पीड़न हो, अब्यूज हो, चाइल्डहुड अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो यानी शारीरिक अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, निग्लेक्ट हो कि बच्चे को बचपन से उसकी जब तक वो बड़ा हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इमोशनल निग्लेक्ट है कि घर वालों ने उसको इमोशनली कभी पूछताछ नहीं करी, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, घर पे फैमिली का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही है, या फिर इन लॉज के साथ स्ट्रेस है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम आने वाला होता है बच्चों का, वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, तो वो शरीर के रूप में ऐसा निकलता है। तो किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, मुख्यतः वही ऐसे डिसऑर्डर के लिए कारण होता है। इसके अलावा और भी कारण रहते हैं, जैसे कि नशीली पदार्थ, गांजे का सेवन हो गया, या फिर हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाना, ये भी एडिशनल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहते हैं। तो जो मेन स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं अगर हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, हमारे दिमाग के अंदर रहता है और उसका अगर निदान नहीं हुआ तो इंसान कुछ समय के लिए तो उसको भुला देता है, लेकिन वो क्योंकि ब्रेन के अंदर है तो वो शारीरिक रूप से अपने आप को प्रकट करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब इंसान को इस तरीके का लक्षण होता है कि क्राई फॉर हेल्प है, यानी एक मदद की पुकार है, उसका जो स्ट्रेस है वो शरीर के माध्यम से निकल रहा है, चाहे वो दांत दबाना हो, चाहे वो बेहोश होना हो, आवाज बदलना हो, किसी और की इस तरीके से बिहेव करना दूसरे इंसान की तरह, वो एक मदद की पुकार है कि ये जो स्ट्रेस है जो दिमाग के अंदर दबा हुआ है इसको बाहर, इस पे इसका काम किया जाए, इसका इलाज किया जाए। निखिल जी, क्या आज के जमाने में जैसे माता पिता बच्चों पे काफी प्रेशर बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में उतना तेज नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, और कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है कि तुम्हें ये चीज करनी है। क्या प्रीवियस हिस्ट्री के भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पे? जो बच्चा 10 साल पहले उसके ऊपर दबाव या उसको प्रताड़ित किया जाने लगा, या उसको डांट पड़ने लगी, उसको बोला गया कि आप पढ़िए नहीं तो आप ये हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, उसको नीचा दिखाया गया, क्या ऐसे बच्चों को भी प्रभाव पड़ सकता है भविष्य में? जी, जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरीके का पुराना, चाहे वो ट्रॉमा हो, अब्यूज हो, निग्लेक्ट हो, वो किसी भी तरीके का पुराना ट्रॉमा ये आगे जाके डिसऑर्डर राइज कर सकता है। अब देखिए क्या होता है, हर इंडिविजुअल की कोपिंग स्ट्रेटेजी होती है। मान लीजिए 2-3 भाई बहन है, वो पेरेंट्स तीनों को एक समान डांट रहे हैं, किसी पे उस चीज का असर ज्यादा नहीं पड़ेगा, बट कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा तो वो फील कर लेगा, वो वही चीज आगे जाके उसको कहीं ना कहीं परेशान करेगी। तो अब जी। जैसे कहा जाता है कि बात बात करने से ही बनती है, तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स, चाहे बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो, वो एक हफ्ते में एक दिन जरूर ऐसा निकाले कि जहां वो अपने मन की बात दोनों रख सकते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और बच्चा की उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो हेल्दी वे में डिस्कस किया जाए तो रादर देन कि वो वन साइड हो, वो स्ट्रेस बच्चे के लिए कम हो जाएगा, बच्चे को भी लगेगा कि इतनी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की है, तो अगर वो नहीं कर पा रहा तो वो स्ट्रेस बोझ वो कहीं ना कहीं लिए वो चलता रहता है, 2-3-4 साल काट लेता है, उसके बाद उसके लक्षण आने लग जाते हैं। तो जी। वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, वो अगर एक्सप्रेस पेरेंट्स के सामने होगा तो जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है वो भी उसी तरीके से बैलेंस हो जाएंगी, तो हेल्दी एटमोसफेयर बनता है। अच्छा निखिल जी, ये सब जितने पार्ट आप बता रहे हैं, चाहे कन्वर्जन हो चाहे हिस्टेरिया हो, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का ही पार्ट है, मतलब जी मुख्यतः जी अगर जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ही जो है मेन है, मुख्य है। जी अ, जी। ऐसे में अगर कोई 10 साल का बच्चा उदाहरण तौर पे हम लेते हैं, वो बार बार बेहोश हो जा रहा है, तो हम्म, इसको किस में आप जो करेंगे, जी हिस्टेरिया में देखिए, या क्या? देखिए हिस्टेरिया एक पुराना टर्म है, अभी आउटडेटेड टर्म है, वो अभी मेडिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर उसको ब्रॉडली देखा जाए तो उसको कन्वर्जन एक पार्ट होता है जो कि डिसोसिएटिव के अंदर आता है। जी। जैसे आप मान लीजिए पेट का कोई डिसऑर्डर है तो उसमें एसिडिटी एक प्रॉब्लम है, जी। एब्डोमेन क्रैम्प्स हो रहे हैं एक दिक्कत है, लूज मोशन एक दिक्कत है, तो पेट की प्रॉब्लम के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, इसी से डिसोसिएटिव हम्म। में अलग अलग टाइप्स है। तो 10 साल का बच्चा है, वो किसी वजह से जरूर होता है कि फैमिली एटमॉस्फेयर खराब होता है। जैसे हमारे पास 10-12 साल के जो बच्चे आते हैं उनका ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं कि फैमिली में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, ड्रिंक की प्रॉब्लम है फादर में, या पेरेंट्स के झगड़े होते हैं, जब झगड़े होते हैं वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते और वो बेहोश होने लग जाते हैं। तो हम्म। जरूर कुछ ना कुछ वो स्ट्रेसर अधिकतर केसेस में पाया जाता है, और जब वो स्ट्रेसर्स पे काम होता है, चाहे वो इंडिविजुअल बच्चे की थेरेपी हो या फैमिली थेरेपी हो, पेरेंट्स की थेरेपी हो, एक कलेक्टिव थेरेपी, अगर कोमॉर्बिड उसमें कुछ एंजाइटी डिप्रेशन है तो एक माइल्ड एंजियोलिटिक दे के उससे मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, ये उपाय पे हम बात करेंगे। एक लास्ट प्रश्न आपसे है, क्या कहीं ना कहीं हमारे समाज पे, हमारे ज्यादातर फिल्मों में भी दिखाया जाता है
कि मानसिक बीमारी को ना दिखाकर भूत प्रेत ही दर्शाया जाता है, और कहीं ना कहीं माइंडसेट लोगों का बन जाता है कि भूत प्रेत ही है। तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे कि एक ऐसी चीज बनाए जिससे लोग डॉक्टर के पास ज्यादा रिकमेंड करें, या जी जो कि भूत प्रेत के पास मानकर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं? जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि अधिकतर जो सीरियल या टीवी में दिखाया जाता है कमर्शियल पिक्चरों में, तो वो प्रेजेंटेशन तो दिखाते हैं कि इस जी तरीके के लक्षण हो रहे हैं जो कि सोसाइटी में मिलते हैं, बट जी उसका एंड क्या होता है या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। वो भी जी ऊपरी साया को दिखा के, लेकिन एक्चुअल में जो इलाज है एक मनो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, वो वाला पार्ट मिस हो जाता है। तो अगर वो भी दर्शाया जाए तो देखिए पिक्चर से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, तो वो ठीक डायरेक्शन मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। हम भी जब जी इलाज आता है, देखिए पेशेंट आते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, उनका कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ होता है, तो हम उस चीज को मना नहीं करते। हम कहते हैं कि आप हमारा इलाज लीजिए, आपकी जो भावनाएं हैं उनका आदर करते हुए आपको जो लगता है वो आप कंटिन्यू करें, लेकिन साथ में जो एक्चुअल इस चीज का प्रॉब्लम है उस चीज को समझें और ट्रीटमेंट ले, तो ये मैनेज हो सकता है। निखिल जी, सबसे बड़ी बात, जो माता पिता जिनके घर वाले ऐसी चीजें होती हैं, डिसेसिव डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन परिवार वालों को कि पहला स्टेप, उपाय क्या करें? वो पहला, अगर आदमी अननोन है, जानता नहीं है कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो झोला छाप डॉक्टरों के पीछे भागने लगते हैं। अगर डॉक्टरों की जी भी बात की जाए तो कई लोग ऐसे भी हैं। हमने कई जी लोग ऐसे भी समाज में देखे हैं जो झाड़ फूक भी करते हैं और डॉक्टरी भी करते हैं, दोनों चीज वो बता देते हैं हम डॉक्टर हैं। जी। तो सही मायने में उनको कहाँ जाना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज तो जब पेशेंट को इस तरीके से हो रहा है, उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है कि जी अगर वो बेहोश हो रहा है तो उनको चोट ना लगे। अब अधिकतर आप देखेंगे कि ऐसा कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि जब पेशेंट इस तरीके से हो रहा है उसको बांध दो या उसको हम्म, उसको मारो। कई बार ऐसा होता है कि एक उसको गरम दुर्व्यवहार टाइप रॉड, होता है। जी बिल्कुल गरम रॉड चिपका देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे करने से जो एक उनका थॉट प्रोसेस होता है कि अंदर भूत या आत्मा आ गई है, वो शरीर को तकलीफ पहुंचाने से चले जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो टेम्परेरी उस जबकि समय तो दर्द के कारण वो हो जाएगा, बट वो चीज रिपीट होगी। तो ये समझना जरूरी है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसी तरीके से साइंटिफिकली इसको मैनेज करना है। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में नियर बाय हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट है, उसको दिखाने से इस चीज का, या फिर जो वहाँ पे एक्चुअल में जनरल प्रैक्टिशनर है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, अगर उन तक भी आप पहुंचाएंगे तो आपको सही राह दे देंगे कि वो क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, और आपको वो डायरेक्शन दे देंगे कि इसका इलाज कहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा। बजाय इसके अ, कि आप एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फैमिली वाले सब घूमते रह जाएंगे। जी निखिल जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे हम करना चाहेंगे। जिस प्रकार से ये सारी चीजें होती है, तो मुख्यतः अगर एक बात दर्शक जानना चाहेंगे कि लक्षण क्या क्या है मुख्यतः, अगर जी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की बात की जाए तो समझ जाए आदमी कि ये लक्षण है तो ये बीमारी आपको संकेत कर रही है। जी, मैं मोटा मोटी आपको 5-6 लक्षण बताता हूँ जो अधिकतर पाए जी जाते हैं। आ, सबसे पहला इस तरीके से होता है कि जैसे इंसान का शरीर या आत्मा वश में हो गई, उसके अंदर कोई पोजेस हो गया, किसी ने उसको वश में कर लिया। वो बार बार बेहोश होने लगता है, कोई भी टेंशन या स्ट्रेस वाली बात होती है, एक दिन में कई बार, और एक बार में कई कई देर, मिनटों घंटों तक बेहोश रहता है। दांत भीग जी जाना, उसके बाद इस तरीके से अजीब अजीब सी मूवमेंट करना शरीर के अंदर, सर बार बार पटकना, हाथ बार बार पटकना, और अलग आवाज में बात करना। ये हम्म, मोटा मोटी जो लक्षण होते हैं ट्रांसेंड पोजेशन के, इससे आप पहचान सकते हैं कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। जी निखिल जी, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। इसमें एक एक चीज और जी मैं ऐड करना चाहूंगा, लास्ट चीज, कि कई लोगों को जी ऐसे डिसोसिएटिव हेलुसिनेशन होता है, जैसे कि उनको लगता है जी कि हमसे कोई बात कर रहा है ना, जो कि पूरे काल्पनिक। जिनका जी काल्पनिक, कि वो जी मतलब कोई हमसे बात कर रहा है या हम कोई परछाई देख पा कान रहे में हैं हमारे घर आवाजें में टाइप। कुछ। बस ये डिसोसिएटिव हेलुसिनेशन होता है, कुछ सेकंड मिनटों के लिए हुआ, ठीक, तो ये भी एक कॉमन लक्षण है। इसका एक डिटेल में होता है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो अलग बीमारी जी है। उस पे अलग हम बात करेंगे निखिल जी। और निखिल जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं या कोई उनके प्रश्न होते हैं तो कैसे संपर्क करें आपसे?
जी देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें या फिर आपके माध्यम से भी उनका कोई प्रश्न है तो कमेंट में कर सकते हैं। और जी मैं प्रैक्टिस नोएडा में भी करता हूँ, शारदा हॉस्पिटल में, दिल्ली में भी क्लिनिक है, जी। तो उसके माध्यम से भी वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। निखिल जी, आफ्टर कोविड मानसिक बीमारियां काफी तेजी से बढ़ी हैं, और इस अन्य मुद्दों पे और विषयों पे क्या क्या मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि तनाव इस समय आफ्टर कोविड बहुत बड़ा जो है इस समय मुद्दा है। अगर जमीनी बात की जाए, इस विषय पे बहुत कम चर्चाएं होती हैं जी, और इस पे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे दर्शकों को अन्य मानसिक बीमारियों के बारे में रूबरू कराएं। इसके लिए जी, हम जी, आपसे जो है आग्रह भी करते हैं, और जी, आगे भी हम ज़रूर। चाहेंगे कि एक नए विषय के साथ हम दर्शकों के सामने आए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पुनीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और आगे भी हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।